तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हिंदी लिटरेचर के डिस्कशन के अंतर्गत उस प्रश्न को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। आप प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये प्रश्न बिल्कुल उसी प्रश्न के अनुरूप है जो हमने पिछले डिस्कशन के अंतर्गत देखा था। उसमें भी राजनीतिक उपन्यास के अंतर्गत ही प्रश्न पूछा गया था कि महाभोज किस तरीके से एक राजनीतिक उपन्यास है, उसकी चर्चा करें। आज का जो उपन्यास है वो भी बिल्कुल उसी प्रश्न के अनुरूप ही है। बस बदला केवल इतना है कि आपको यहाँ पर जो समीक्षा करनी है वो चित्रित पात्रों के आधार पर करनी है। तो डायमेंशंस वही रहेंगे, बस थोड़ा सा जो प्रारूप होगा वो बदल जाएगा। तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 का मुख्य प्रश्न था। जो पिछला प्रश्न था वो 2015 के अंतर्गत आया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यदि आप पिछले पेपर्स करेंगे, पिछले सालों के पेपर्स करेंगे, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा जब आप फाइनली मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए आज एक कंसेप्ट डिस्कशन के अंतर्गत कहानी और उपन्यास के मध्य क्या अंतर होता है ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अब हमारे डिस्कशंस होने वाले हैं और अभी हम पिछले जो डिस्कशन हमने किया भी था वो उपन्यास पर था। उपन्यास क्या होते हैं ये हमने समझा था। आज ये समझते हैं कि उपन्यास और कहानी के मध्य क्या अंतर होता है। देखिए, आकार का यदि तत्व लें तो जहाँ कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार काफ़ी बृहद होता है, काफ़ी बड़ा होता है। गति के आधार पर देखें तो कहानी की गति जो होती है वो काफ़ी तेज होती है, जबकि उपन्यास की गति काफ़ी कम होती है। उद्देश्य के अनुरूप में देखें तो जो उपन्यास का उद्देश्य होता है वो होता है कि यथार्थपरक चरित्रों व यथार्थपरक जो जीवन होता है उसे समाहित करना अपने अंतर्गत, ताकि पाठकों को ये समझाया जा सके कि वर्तमान समय में यथार्थ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चल रही है। कहानी यथार्थपरक भी हो सकती है और साथ ही साथ उपदेशात्मक, या फिर आप ये कह सकते हैं आदर्शवादी भी हो सकती है। तो कहानी जरूरी नहीं है कि हमेशा यथार्थपरक ही होगी। कहानी में यथार्थ भी हो सकता है और साथ ही साथ आदर्श भी पनप सकता है। हमने जैसे कि प्रेमचंद जी की कई कहानियों में देखा है, बूढ़ी काकी हो गई और इसी तरीके से बड़े घर की बेटी हो गई। तो उसमें जो प्रेमचंद जी का उद्देश्य है वो है आदर्शवाद को लेकर आना, ना कि यथार्थवाद को सामने लेकर आना। चरित्रों के अंतर्गत देखें तो जो कहानी में चरित्र होते हैं वो काफी कम होते हैं, जबकि उपन्यास के अंतर्गत जो चरित्र होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं कहानी की तुलना में, कहानी के सापेक्ष। कथा के अंतर्गत देखें तो देखिए, कहानी में आपको हो सकता है एक ही कथा मिले या दो तीन कथा ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है कहानी के अंतर्गत, लेकिन उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो ये भी एक प्रमुख अंतर है कहानी व उपन्यास के मध्य। देश काल वातावरण के यदि डायमेंशन या तत्व की बात करें तो जो देश काल वातावरण होता है कहानी में वो काफी सीमित होता है, काफी संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है, जबकि उपन्यास के अंतर्गत जो देश काल वातावरण होता है वो बहुत वृहद होता है। आप जब दिव्या उपन्यास पढ़ेंगे या फिर आप जब गोदान उपन्यास पढ़ेंगे, मैला आंचल उपन्यास पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना वृहद वातावरण है, कितना वृहद उसके अंतर्गत जिस काल को लेकर आया गया है वो काफी वृहद काल है। उदाहरण के तौर पर गोदान में जो काल है वो प्रेमचंद जी दर्शाते ही नहीं है, इसी कारण से वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक नजर आता है। तो ये देश काल वातावरण जहाँ उपन्यास में बेहद बृहद नजर आता है, कहानी के अंतर्गत वो बहुत बहुत ही संक्षिप्त रूप में शामिल होता है। चलिए अब महाभोज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि आखिरकार आखिरकार लेखिका इसमें कहना क्या चाह रही है। प्रथम 50 पन्नों के अंतर्गत क्या कहा गया है वो हमने पिछले डिस्कशन में देखा था। इस डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 50 पन्नों में लेखिका क्या कहना चाह रही है। देखिए, जो दास साहब हैं, प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, वे सरोहा गांव जाने वाले थे ताकि घरेलू उद्योग योजना की शुरुआत कर सके। घरेलू उद्योग योजना की शुरुआत का एक उद्देश्य था। साथ ही साथ वे ये भी चाह रहे थे कि बीसू के परिवार वालों से मिले, उन्हें ढाढ़स बंधाए और इसी तरीके से जो सरोहा में चुनाव होने वाले थे उसके प्रति जनता को अपने दल, अपने राजनीतिक पार्टी की तरफ आकर्षित कर सके। तो इस उद्देश्य से दास साहब सरोहा प्रांत पहुंचते हैं। गांव में जाकर वे रैली करते हैं। बिंदा जो कि बीसू का दोस्त है, उसमें यह आक्रोश है कि आखिरकार बीसू की मृत्यु की ठीक से जांच हो क्यों नहीं रही है। तो वो क्या करता है, वो दास साहब की रैली में पहुंचता है और रैली में जाकर दास साहब पर यह आरोप लगाता है कि आपको और आपकी सरकार को कोई भी मतलब नहीं है बीसू की मृत्यु से, वह उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। तो दास साहब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने राजनीतिक दल, अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए ये आश्वासन देते हैं कि बीसू की मृत्यु की ठीक से जांच होगी। मिस्टर सक्सेना को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि वह इस मृत्यु की जांच करें। वह सरोहा पहुंचते हैं और उन पर एक प्रकार का आप ऐसा कह सकते हैं कि दबा हुआ दबाव भी है। डीआईजी सिन्हा के द्वारा ये कहा गया है उन्हें कि बीसू की जो मृत्यु हुई है वो आत्महत्या ही है, तुम्हें इसे आत्महत्या ही दर्शाना है। और मिस्टर सक्सेना भी अब समझ जाते हैं कि जरूरी है कि वह इसे आत्महत्या के रूप में दर्शा दें ताकि उन्हें पदोन्नति मिल सके। वह चाह रहे हैं, वह उनका व्यक्तिगत हित यहाँ पर जुड़ा हुआ है। दिनेश जो कि एक अन्य पात्र है, वो मिस्टर सक्सेना का मित्र था
और 1942 में जब दोनों ही युवा थे, मिस्टर सक्सेना भी युवा थे और दिनेश भी युवा थे, तो दोनों ने ही जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें सहभागिता निभाई थी। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत एक रैली में क्या होता है कि अंग्रेजों के द्वारा गोली चला दी जाती है और दिनेश की मृत्यु हो जाती है। मिस्टर सक्सेना तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जो उनका मित्र है दिनेश, उसे वे पीछे छोड़ देते हैं और उसमें ही वो लहू लुहान होकर मर जाता है। तो मिस्टर सक्सेना को हमेशा ये बात सालती है कि उन्होंने ही दिनेश की मृत्यु के लिए वह ही जिम्मेदार है, वह स्वयं को ही उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, उनकी मृत्यु के लिए, दिनेश की मृत्यु के लिए। तो देखिए, अब जब मिस्टर सक्सेना एसपी हैं और इसकी जांच कर रहे हैं, बीसू की मृत्यु की जांच कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि बीसू की मृत्यु आत्महत्या तो है नहीं, हत्या ही है और जोरावर के द्वारा हत्या करवाई गई है। अब उन पर एक प्रकार का नैतिक दबाव आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक व्यक्तिगत हित उनका यहाँ पर जुड़ा हुआ है और सार्वजनिक हित भी है। व्यक्तिगत हित इस प्रकार का है कि यदि वह इसे आत्महत्या के रूप में दर्शा देंगे तो उन्हें पदोन्नति मिल जाएगी, ये उनका व्यक्तिगत हित है। लेकिन दूसरा जो बात उन्हें हमेशा से सालती है कि दिनेश की मृत्यु के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है, उन्हें लगता है कि यदि वह बीसू की मृत्यु को भी आत्महत्या दर्शा देंगे तो जो सच्चाई है बीसू की मृत्यु की वह कभी सामने नहीं आ पाएगी, उसके परिवार वालों को, बीसू के परिवार वालों को ठीक से न्याय नहीं मिल पाएगा और पुनः वह ही इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार होंगे। जो बीसू की मृत्यु है उसके लिए भी वह ही जिम्मेदार होंगे, जैसे वह दिनेश की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। तो ये एक प्रकार का दबाव उनके ऊपर है, मिस्टर सक्सेना के ऊपर है, और मिस्टर सक्सेना इसी दबाव से जूझते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपके पास आज का प्रश्न नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस प्रश्न को देख सकते हैं। देखिए, भूमिका जो होगी इस प्रश्न की, उसे आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि आखिरकार लेखिका महाभोज के उपन्यास में किस उद्देश्य को सामने लेकर आ रही है। आप ये दर्शा सकते हैं कि विविध राजनीतिक समस्याओं को लेखिका ने इस उपन्यास के माध्यम से समझाने की कोशिश की है और साहित्यिक पटल पर यह किस तरीके से एक सशक्त उपन्यास के रूप में महाभोज सामने आता हुआ नजर आता है। मुख्य भाग के अंतर्गत आपको यह समझाना पड़ेगा कि कैसे विविध चरित्रों के माध्यम से लेखिका ने राजनीतिक विकृतियों को सामने लाया है। दास साहब और सुकुल बाबू के माध्यम से लेखिका यह दर्शा रही है कि कैसे राजनीतिज्ञ निजी हितों को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं, सार्वजनिक हितों या जनता के हितों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जोरावर के चरित्र के माध्यम से लेखिका यह दर्शाना चाह रही है कि कैसे राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण होता जा रहा है। सुकुल बाबू और जोरावर की जो मित्रता है वो यही दर्शा रही है कि अपराधियों को किस तरीके से टिकट दिया जाता है राजनीति के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो दा साहब और जोरावर की जो मित्रता है वो ये दर्शा रही है कि अपराधियों और राजनीति में कैसे साठगांठ होती है। तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा, ये समस्या जो लेखिका सामने लेकर आ रही है। दत्ता बाबू के चरित्र के माध्यम से आप ये समझा सकते हैं कि कैसे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है यानी कि जो मीडिया है वो राजनीतिज्ञों के दबाव के अंतर्गत टूटता हुआ या बिखरता हुआ नजर आता है। मशाल जिस तरीके से अपना तेवर बदल देता है क्योंकि दत्ता बाबू पर दास साहब का दबाव बनाया गया है, तो आप ये समझा सकते हैं कि वर्तमान समय में भी जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो इसी प्रकार से दबावों के अंतर्गत टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आता है। लोचन भैया के पात्र के माध्यम से आप ये समझाइए कि कैसे जो ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं उनकी राजनीति में कदर ही नहीं होती है। इसी तरीके से राव और चौधरी के चरित्र के माध्यम से आप ये समझा सकते हैं कि कैसे जो दल बदल की समस्या है वो वर्तमान समय में भी बढ़ती हुई नजर आती है। और मिस्टर सक्सेना के चरित्र के माध्यम से आपको यह दर्शाना पड़ेगा कि कैसे जो प्रशासक वर्ग है, ईमानदार प्रशासक वर्ग है, उन्हें निष्पक्ष जांच या निष्पक्ष कार्य करने की छूट ही नहीं मिलती है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं वही उन पर दबाव बना देते हैं। तो ये कुछ प्रकार की राजनीतिक विकृतियां हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं जो लेखिका ने महाभोज में विविध चरित्रों के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की है, विभिन्न चरित्रों के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। तो आपको ये समस्याएं इस उत्तर के विविध डायमेंशंस के अंतर्गत लिखनी पड़ेगी। देन प्रासंगिकता बताइएगा। आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान समय में भी जो संसद है, हमारे देश की संसद है, उसमें जो 43% सांसद है, 43% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो यही कुछ राजनीतिक समस्याएं जो हैं वो वर्तमान समय में भी हमें हमारे देश के अंतर्गत आते हुए नजर आती है। तो इस प्रकार से जो महाभोज है वो प्रासंगिक है। साथ ही साथ उत्तर लिखने के लिए आपको तुलना भी करवानी पड़ेगी, तुलना जरूर करवाइएगा। मैला आंचल से आप तुलना करवा सकते हैं, कैसे मैला आंचल के अंतर्गत भी जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उन्होंने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को दर्शाया है। साथ ही साथ आप नागार्जुन की कविता को भी लिख सकते हैं। नागार्जुन ने भी राजनीति से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो डिस्कशन देखा था आंसर्स के अंतर्गत कैसे मैला आंचल और नागार्जुन की कविताओं का इस्तेमाल करना, आप बिल्कुल वही यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी।
आपको डायमेंशन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।